Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit 5th chapter Drug Acting on Uterus. So इस चैप्टर में हमने देखा कि वो ड्रग्स जो कि बेसिकली किस पे वर्क करेंगी, यूट्रस पे वर्क करेंगी। तो इसमें हमने दो ड्रग्स की बात करी। पहली थी ड्रग जो कि यूटेराइन स्टिमुलेंट थी, यानी कि यूट्रस को स्टिमुलेट कर रही थी, जिसमें हमने यूट्रस स्टिमुलेंट्स के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। देन हमने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके थेरापेटिक यूजेस, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स और उसके बारे में डिटेल स्टडी किया। देन हमने यूटेराइन स्टिमुलेंट्स के अंदर एक ड्रग देखी, इर्गोमेट्रीन, और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, थेरापेटिक यूजेस और जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन था, ये सब हमने स्टडी किया है अभी तक। और अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, जो कि है यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। मीन्स कि इस वीडियो लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि वो कौन से एजेंट्स हैं जो यूट्रस को रिलैक्स करते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट्स के बारे में। So, the primary role of uterine relaxants is to prevent premature delivery or labor that lasts before the end of 37th of gestation. Means कि हमने कहा कि यूटेराइन स्टिमुलेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, लेबर को इंड्यूस करते हैं। तो यूटेराइन रिलैक्सेंट्स जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी को या लेबर को। मीन्स कि बेसिकली जो गेस्टेशनल पीरियड होता है वो 37 वीक्स का होता है। अब अगर 37 वीक्स के पहले जब जो फीटस है, जो चाइल्ड है, जो बेबी है, वो अनमेच्योर है, अभी अभी उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो प्री मैच्योर स्टेज में है, तभी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और लेबर इंड्यूस हो रहा है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे रोकने के लिए क्या दिए जाते हैं, यूटेराइन रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं, ताकि यूट्रस की जो वॉल है वो रिलैक्स हो जाए और लेबर इंड्यूस नहीं हो। सो ये बेसिकली कैसे काम करते होंगे कि पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये प्री मेच्योर डिलीवरी या लेबर इंड्यूस क्यों हो रहा है, तभी तो ये उस पर एक्ट करेंगे और उसको प्रिवेंट करेंगे। सो प्री मेच्योर लेबर कैन बी डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली और मे बी फॉलो जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड अर्ली रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। मीन्स कि ये जो प्री मेच्योर लेबर इंड्यूस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, या फिर जेनेटिकली क्या होता है, जो फीटस की मेम्ब्रेन है वो अर्ली स्टेज में ही क्या हो जाती है, प्री स्टेज में ही उसका रप्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्री मैच्योर लेबर हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, उस फीटस की मेम्ब्रेन को रप्चर होने से रोकेंगे, ठीक है, और जो रीज़न है जिसकी वजह से प्री मैच्योर लेबर हो रहा है उसे प्रिवेंट करेंगे। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, तो इसकी क्लासिफिकेशन में पहली क्लास है हमारे पास सेलेक्टिव बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस क्लास के अंदर जो ड्रग्स आएंगी वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके सेलेक्टिवली बाइंड होती हैं। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं रिटोड्रिनिन, साल्बुटामोल, टर्ब्यूटालिन, और सी प्रीनालिन एंड आइसोक्सो सुप्रीन। सेकेंड जो हमारी क्लास है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि इस क्लास के जो ड्रग्स हैं वो स्पेसिफिक जो कैल्शियम चैनल्स हैं जो कि कैल्शियम के इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं वीराप्रामिल, निफेडिपिन, निकार्डिपिन एंड एमिलोडिपिन। So this is the classification of uterine relaxants. नेक्स्ट है, इसमें हमने एक स्पेसिफिक ड्रग ली है रिट्रोडीन, और यहाँ हम रिट्रोडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये किस तरीके से यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स करती हैं। तो जैसा कि हमने इसे स्टडी किया है बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास के अंदर, सो इट एक्ट ऑन बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एज एगोनिस्ट। तो ये जो ड्रग है
वो सबसे पहले बीटा जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनमें बीटा 2 जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाकर के बाइंड होंगी और फिर क्या करेंगी, एक्टिवेट्स एडिनाइल साइक्लेज। ये एक एंजाइम है एडिनाइल साइक्लेज, उसे ये एक्टिवेट करती है जो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू सीएएमपी। ये एडिनाइल साइक्लेज एटीपी से सीएएमपी का कन्वर्जन करता है, उसे फॉर्म करता है। अब क्योंकि हमारी जो ड्रग है वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो गई, तो उसने इस एडिनाइल साइक्लेज को इनएक्टिवेट कर दिया और इस एंजाइम के इनहिबिट होने से, इनएक्टिवेट होने से जो एटीपी से सीएएमपी में कन्वर्जन हो रहा था वो इनहिबिट हो जाता है और इसकी वजह से इनहिबिट सीएएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन। अब क्योंकि सीएएमपी नहीं बनेगा तो सीएएमपी पे डिपेंडेंट जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस नहीं होगी, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनहिबिट कैल्शियम इनफ्लक्स। अब ये सीएएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन क्या करता था, कैल्शियम का इनफ्लक्स करता था। अब क्योंकि सीएएमपी डिपेंडेंट जो प्रोटीन है वो इनहिबिट हो जाता है तो उसकी वजह से कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो भी इनहिबिट हो जाएगा और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, यूटेराइन मसल्स रिलैक्सेशन। क्योंकि कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या हो गया है, इनहिबिट हो गया है, तो क्या नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली यूटेराइन मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी और इस एक्शन को क्या बोलेंगे, टोकोलाइटिक एक्शन। तो क्या समझ में आया हमें कि ये जो रिटोडीन है ये एक बीटा एडिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग है। ये एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगी जिससे एटीपी से सीएमपी में कन्वर्जन नहीं होगा, जिससे सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा और जिसकी वजह से अल्टीमेटली यूटेराइन मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिटोडीन। नेक्स्ट आता है इसका थेराप्यूटिक यूजेस। तो इसका यूज़ किया जाता है एज एन यूटेराइन रिलैक्सेंट। अब इसके साथ कुछ एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि पहला हाइपोटेंशन मींस कि ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। सेकंड ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट बीट के रिदम को कम कर देता है। थर्ड अरिदमिया, अब हार्ट बीट को कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है तो क्या कोस किया इसने, अरिदमिया। फोर्थ पल्मोनरी अडीमा मींस कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो पल्मोनरी मसल्स हैं उनमें क्या किया इसने, अडीमा कोस किया। नेक्स्ट हाइपोकैलेमिया, हाइपो मीन्स डिक्रीज, कैलेमिया मीन्स पोटेशियम का लेवल, यानी पोटेशियम के लेवल को कम कर देता है, तो इसने क्या कोस किया, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट इसने किया हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि इंक्रीज लेवल इन ग्लूकोज, ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ा देता है। तो हमने यूटेराइन रिलैक्सेंट की फर्स्ट क्लास बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट को स्टडी किया, जिसमें हमने उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके थेराप्यूटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स देखे। अब हम इसके सेकंड क्लास देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि जो हमारी बीटा एड्रेनो रिसेप्टर थी उसने एक बहुत लंबा पाथवे फॉलो किया और अल्टीमेटली कैल्शियम के इनफ्लक्स को इनहिबिट किया। अब हम डायरेक्टली कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स देंगे, ब्लॉकर्स देंगे, तो वो क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे और डायरेक्टली क्या कर देंगे, यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, टोकोलाइटिक इफेक्ट शो कर देंगे। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लॉक L टाइप ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इन मायोमेट्रियम। मीन्स कि आपकी यूट्रस की वॉल में जो सेकेंड लेयर है दैट इज़ मायोमेट्रियम, उसमें क्या प्रेजेंट है, L टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है। अब ये जो एजेंट्स हैं ये आएंगे और इन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने कौन सा एक्शन शो किया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्शन शो किया, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो इनहिबिट हो जाएगा और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा, यूटेराइन मसल रिलैक्सेशन। मीन्स कि यूटेराइन मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी और जो एक्शन प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे टोकोलाइटिक एक्शन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है इसके थेराप्यूटिक यूजेस। तो इसके थेराप्यूटिक यूजेस में है यूटेराइन रिलैक्सेंट्स और सिमिलरली इसके एडवर्स इफेक्ट्स में है हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया,
फीटल हाइपोक्सिया मीन्स कि जो फीटस है उसमें हाइपोक्सिया मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाना। एंड मैग्नीशियम सल्फेट सॉरी ये इसके साथ एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड हैं। तो हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर स्टडी किया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके थेरापेटिक यूजेज और एडवर्स इफेक्ट्स। अब हमारा नेक्स्ट यूटेराइन रिलैक्सेंट्स में आता है मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4। ये जो MgSO4 है ये ना तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास से बिलोंग करता है और ना ही बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो MgSO4 है ये क्या करता है, यूटेराइन रिलैक्सेंट एक्शन शो करता है। तो इसलिए हम इसे भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इट डायरेक्टली अनकपल द एक्सरकेशन कपलिंग एंड इनहिबिट सेलुलर एक्शन पोटेंशियल मीन्स कि ये जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट ये डायरेक्टली अनकपल करता है, जो कपलिंग एक्शन हो रहा है उसको, उसके एक्सरकेशन को ये अनकपल करता है और जो सेलुलर एक्शन पोटेंशियल है उसको इनहिबिट करता है और कोज करता है रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल्स एंड ट्रोक्योलाइटिक एक्शन। मीन्स कि हमारी जो यूटरस की मसल्स होती हैं, यूटेराइन मसल्स होती हैं, उनमें कपलिंग एक्शन हो रहा होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, यूटेराइन मसल्स में। तो ये क्या करता है, उस कपलिंग एक्शन को अनकपल करता है, उस एक्सरकेशन को अनकपल करता है और जो सेलुलर एक्शन पोटेंशियल है उसे इनहिबिट करता है और इस तरीके से ये क्या करता है, ट्रोकोलाइटिक एक्शन या यूटेराइन मसल रिलैक्सेशन एक्शन परफॉर्म करता है। अब इसका यूज़ अगर हम कहें तो सेम यूटेराइन रिलैक्सेंट की तरह, लेकिन इसके साथ जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो क्या हैं, फीलिंग ऑफ वार्मथ यानी कि गर्मी गर्मी सा फील होगा, स्वेटिंग होगी, फ्लशिंग, ड्राई माउथ, मुंह सूख जाएगा, नोजिया, हेडेक, सिरदर्द, पाल्पिटेशन, घबराहट होगी। तो इस तरीके से एडवर्स इफेक्ट्स इसके साथ देखने को मिलते हैं। तो अगर हम रिवाइज करें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, तो हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो लेक्चर से जिसमें हमने देखा यूटेराइन रिलैक्सेंट्स के बारे में, जिसमें हमने समझा है कि यूटेराइन रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स जो कि यूट्रस की वॉल को रिलैक्स करते हैं और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही हो या बहुत हाई कंट्रैक्शन हो रहे हो यूट्रस की वॉल में। तो उसे अगर रोकना है तो उसके लिए यूटेराइन रिलैक्सेंट्स बेसिकली दिए जाते हैं। और ये जो प्री मैच्योर लेबर है ये कब होता है, ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हमें बेसिकली यूटेराइन रिलैक्सेंट्स में वो एजेंट देने हैं जो यूट्रस के वॉल को रिलैक्स करें। तो इसमें हमने क्लासिफिकेशन में पहला देखा बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, और फिर हमने उस क्लास की एक ड्रग को स्टडी किया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके थेरापेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स देखे। फिर हमने सेकेंड क्लास स्टडी किया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके थेरापेटिक यूजेस और एसोसिएटेड एडवर्स इफेक्ट्स को हमने स्टडी किया। देन हमने मैग्नीशियम सल्फेट को स्टडी किया जो दोनों ही क्लासेस से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन वो एक यूटेराइन रिलैक्सेंट था और उसका एक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था और वो भी यूटेराइन रिलैक्सेंट के लिए यूज़ किया जाता था और उसके साथ कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएट थे। तो यहाँ हमारा यूटेराइन रिलैक्सेंट कंप्लीट होता है और साथ में कंप्लीट होता है जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, जिसमें हमने यूटेराइन स्टिमुलेंट कंप्लीट किया है और यूटेराइन रिलैक्सेंट्स भी कंप्लीट किया है। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।